अरविंद्रास क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, इस गहन अध्ययन में हम बागपत जिले के इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था को आसान भाषा में समझेंगे। अगर हम इस जिले की बात करें ना, तो एक तरफ आपको मीठे गन्ने के बहुत ही हरे भरे खेत दिखेंगे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक 80 साल की दादी के हाथ में राइफल दिखती है, जो दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर एकदम सटीक निशाना लगा रही हैं। मतलब आज हम जिस जिले का विश्लेषण कर रहे हैं, वो इन्हीं अद्भुत विरोधाभासों का केंद्र है। हाँ, और देखिए ये जो विरोधाभास है ना, ये ही इस क्षेत्र की असली पहचान है। अगर हम थोड़ा प्रशासनिक या रणनीतिक दृष्टि से देखें, तो बागपत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे हम एनसीआर कहते हैं, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी जड़ें सिर्फ आज के इस आधुनिक एनसीआर तक ही सीमित है। प्राचीन काल में, मतलब महाभारत के युग में, इसे व्याघ्रप्रस्थ कहा जाता था। तो आज ये जिला यूपी के लिए सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई नहीं है, बल्कि कृषि में, विशेष रूप से गन्ने में, और खेल जगत दोनों में यूपी का गौरव है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। मतलब सुनने वालों के लिए भी ये सोचने वाली बात है कि एक ही जगह पर गन्ने जैसी मिठास और निशानेबाजी जैसी तीखी सटीकता का ये संगम कैसे हुआ। ऐसा क्या है यहाँ की जमीन में? इस मिठास और सटीकता को समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले बागपत के भूगोल को समझना होगा। किसी भी जगह का जो चरित्र है, वो उसकी नदियों से गढ़ा जाता है, और बागपत का नदी तंत्र बहुत ही स्पष्ट है। अच्छा। अगर आप नक्शे पर देखेंगे, तो जिले की जो पश्चिमी सीमा है, वो यमुना नदी द्वारा तय होती है। यह जिला यमुना के पूर्वी तट पर स्थित है, और एग्जाम के लिए नोट कर लें, इसे यहाँ की एग्रीकल्चरल लाइफलाइंस यानी कृषि जीवन रेखा कहा जाता है। तो एक और नदी इस जिले को बीच से काटते हुए निकलती है, हिंडन नदी, है ना? एकदम सही। और हिंडन सिर्फ बागपत को पानी नहीं देती, बल्कि ये पूरे एनसीआर ड्रेनेज यानी एनसीआर जल निकासी का मुख्य प्राकृतिक साधन है। तो एक तरफ यमुना और दूसरी तरफ हिंडन। हाँ, और जब दो बड़ी नदियां किसी जमीन के दोनों ओर बहती हैं, तो वो क्षेत्र प्राकृतिक रूप से एक उपजाऊ दोआब बन जाता है। इस दोआब में जो मुख्य सिंचाई होती है, वो पूर्वी यमुना नहर यानी ईस्टर्न यमुना कैनाल द्वारा संचालित होती है। तो श्रोताओं, अगर हम बागपत के जियोग्राफिकल एरिया यानी भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, तो ये एक बहुत उपजाऊ मैदानी भाग है, और इसी भौगोलिक वरदान के कारण यहाँ की डोमिनेंट क्रॉप यानी प्रमुख फसल गन्ना है। बिल्कुल, गन्ना सबसे प्रमुख है। लेकिन क्या यहाँ सिर्फ गन्ना ही उगाया जाता है? नहीं, गन्ना यहाँ की डोमिनेंट फसल जरूर है, लेकिन इसके अलावा गेहूं, सरसों और बहुत सी सब्जियां भी उगाई जाती हैं। हाँ। पर गन्ने का दबदबा इसलिए है क्योंकि इसे दो चीजें सबसे ज्यादा चाहिए: प्रचुर पानी और गहरी उपजाऊ मिट्टी, जो यमुना और हिंडन के इस दोआब ने यहाँ के किसानों को भरपूर दी है। हाँ, तो भूगोल से अब इतिहास की तरफ चलते हैं। श्रोताओं, ये जो उपजाऊ जमीन है, इसका इतिहास सीधे महाभारत से जुड़ता है। हाँ, और हमने शुरू में जिक्र किया था व्याघ्र प्रस्था का। हाँ। व्याघ्र का अर्थ होता है बाघ, यानी ये बाघों का स्थान था। जब पांडवों ने शांति प्रस्ताव के तहत कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगे थे, तो उन 5 गांव में से एक व्याघ्रप्रस्थ यानी आज का बागपत ही था। अरे वाह! और यहीं पर तो वो लाक्षागृह की घटना भी हुई थी ना? बिल्कुल, जिसे आज हम बरनावा कहते हैं, वही प्राचीन काल का वाराणावत है। यहीं पर वो पुरोचन नाम के शिल्पी ने पांडवों को जीवित जलाने का षड्यंत्र रचा था। तो एक तरफ महाभारत के षड्यंत्र, और दूसरी तरफ यहाँ एक बहुत गहरा आध्यात्मिक काल भी रहा है। अगर हम पूरा महादेव की बात करें, तो वहाँ भगवान परशुराम द्वारा शिव मंदिर की स्थापना की गई थी। सही कहा। और जैसे जैसे हम मुगल काल की तरफ आते हैं, इसका नाम बदलकर बागपत हो गया। कुछ ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार इसे वाक्यप्रस्थ भी कहा जाता था। वाक्यप्रस्थ यानी भाषण देने का शहर। हाँ, बिल्कुल। और सांस्कृतिक रूप से अगर देखें, तो यहाँ काली सिंह बाबा और नाग बाबा के मंदिरों में होली और दीपावली का विशेष आयोजन आज भी बहुत हर्षोल्लास से होता है। तो श्रोताओं, ध्यान दीजिए कि कैसे एक ही जमीन पर बाघों का स्थान व्याघ्रप्रस्थ और भाषणों का शहर वाक्यप्रस्थ दोनों कहानियां जीवित हैं। पर चलिए, इतिहास से निकलकर अब बागपत की अर्थव्यवस्था पर आते हैं, जो कि पूरी तरह गन्ने पर टिकी है। हाँ, और जहाँ गन्ना होगा, वहाँ चीनी मिले यानी शुगर मिल्स तो होंगी ही। बिल्कुल होंगी। और परीक्षा के लिए आपको 3 प्रमुख मिलें याद रखनी है। पहली है बागपत चीनी मिल,
जो एक सहकारी यानी कोऑपरेटिव मिल है। दूसरी है रमाला चीनी मिल। ये भी सहकारी है, लेकिन यहाँ चौधरी चरण सिंह जी का गहरा प्रभाव रहा है। और तीसरी? तीसरी है SEBC चीनी मिल, जो मलकपुर में है। यह एक निजी यानी कमर्शियल मिल है। अच्छा, एक बात बताइए, हमने पढ़ा है कि यहाँ का जो बड़ौत क्षेत्र है वो रिम और धुरा यानी रिम एंड एक्सल उद्योग और कृषि उपकरण निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब गन्ने के खेतों के बीच ये भारी लोहे का काम कैसे शुरू हो गया? देखें, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कृषि और उद्योग यहाँ अलग-अलग नहीं हैं। गन्ने की फसल भारी होती है, उसे मिलों तक ले जाने के लिए भारी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की जरूरत पड़ती है। समझ रही हूँ। तो बाहर से पहिए या धुरे मंगाने के बजाय बड़ौत में ही इसका एक बड़ा औद्योगिक क्लस्टर बन गया, यानी गन्ने ने ही इस भारी उद्योग को जन्म दिया। क्या बात है। तो सुनने वालों, एग्जाम के लिए इसे याद रखने की एक देसी ट्रिक मैं आपको देती हूँ। बड़ौत के रिमधुरे पर बैठकर रमाला का गन्ना खाएंगे। बहुत बढ़िया ट्रिक है। इससे बड़ौत का उद्योग और रमाला मिल दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, गन्ने और भारी उद्योगों के अलावा बागपत की एक और पहचान है जो हर घर तक पहुंचती है। श्रोताओं, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना के तहत बागपत का उत्पाद है होम फर्निशिंग यानी होम फर्निशिंग्स। और इसमें बहुत ही उत्कृष्ट हथकरघा यानी हैंडलूम का काम शामिल है। यहाँ शानदार बेडशीट, पर्दे और घरेलू सजावटी वस्त्र बनाए जाते हैं। मतलब खेतों में गन्ने की मेहनत और घरों में हथकरघे की बारीक कलाकारी। इसके लिए भी एक देसी ट्रिक नोट कर लीजिए। बागपत के हथकरघे का कमाल, घर का कोना कोना बने बेमिसाल। ये आपको ODOP याद रखने में मदद करेगा। तो ये तो बात हुई खेतों और उद्योगों की। अब उन महान व्यक्तित्वों की बात करते हैं जिन्होंने इन खेतों को सींचा है। और इसमें सबसे बड़ा नाम है भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का। अगर आप छपरौली विधानसभा को देखें तो वो उनका अभेद्य किला था। उन्होंने 40 वर्षों तक इसका प्रतिनिधित्व किया और 6 बार विधायक रहे। ये साबित करता है कि बागपत की जनता अपने जमीनी नेताओं से कितना गहराई से जुड़ी है। बिल्कुल। और उनके ऐतिहासिक योगदान को तो कोई नहीं भूल सकता। जमींदारी उन्मूलन, 1954 का भूमि संरक्षण कानून और चकबंदी, इन सब के प्रणेता चौधरी साहब ही थे। हाँ, और इसी विरासत को सहेजने के लिए बागपत में चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, जिसे हम CCS-NIAH कहते हैं, स्थापित है। ये संस्थान पशु चिकित्सा टीकों यानी एनिमल वैक्सीन्स का गुणवत्ता नियंत्रण मतलब क्वालिटी कंट्रोल करता है। एग्जाम में संस्थान सीधा पूछा जा सकता है। इसके अलावा राजनीतिज्ञ सत्यपाल मलिक जी, जो बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के पूर्व राज्यपाल रहे, और प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञ BP सिंह जी का संबंध भी बागपत से है। सही बात है। राजनीति के मैदान से अब जरा खेल के मैदान की ओर चलते हैं। अरे हाँ, खिलाड़ियों की नर्सरी। बिल्कुल। बागपत ने दुनिया भर में जो डंका बजाया है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जोड़ी गांव की शूटर दादी चंद्रो और प्रकाशी तोमर, जिन पे वो फिल्म बनी थी सांड की आंख। हाँ, ये विश्व की सबसे उम्रदराज महिला निशानेबाज हैं। और सिर्फ निशानेबाजी नहीं, कबड्डी में भी प्रो कबड्डी लीग के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कमाना। ये बागपत की मिट्टी के जीवट के बारे में बहुत कुछ बताता है। खेल और राजनीति के बाद अब इसके आध्यात्मिक और रणनीतिक गहराई को समझते हैं। अगर हम जैन धर्म यानी जैन हेरिटेज की बात करें तो बड़ा गांव में त्रिलोक तीर्थ धाम है। ये जैन प्रतीक के आकार का 317 फीट ऊंचा मंदिर है। 317 फीट? हाँ, और यहाँ भगवान ऋषभ देव की 31 फीट की अष्टधातु प्रतिमा स्थापित है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और पौराणिक स्थलों यानी मिथोलॉजिकल साइट्स में बालिनी का वाल्मीकि आश्रम भी तो है। बिल्कुल। मान्यता है कि यहाँ माता सीता का निवास था और लव कुश का जन्म यहीं हुआ था। इसके अलावा सरूरपुर कला में गुफा वाले बाबा और बमनौली में नाग बाबा का मंदिर भी है। और रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक महत्व भी कम नहीं है। श्रोताओं, बागपत में IAF चांदीनगर बेस स्थित है। ये वायुसेना का प्रशिक्षण केंद्र और हमारी गरुड़ कमांडो फोर्स यानी गरुड़ा कमांडो फोर्स का बेस है। यही बात इस जिले को खास बनाती है। एक तरफ वाल्मीकि आश्रम और जैन मंदिर की शांति और दूसरी तरफ गरुड़ कमांडो की शक्ति। यह शांति और शक्ति का केंद्र है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है हमारे एग्जाम डैशबोर्ड का। चलिए कुछ हार्ड फैक्ट्स यानी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य नोट करते हैं। प्रशासन के लिहाज से बागपत में 3 तहसीलें हैं: बागपत,
बड़ौत और खेकड़ा। और सिंचाई के लिए हमने पहले ही बताया पूर्वी यमुना नहर यानी ईस्टर्न यमुना किनार। तहसीलों को याद रखने की देसी ट्रिक है ब खे, बागपत, बड़ौत, खेकड़ा। बबक है 3 तहसीलों का ये घेरा। बहुत बढ़िया। अब 2011 के जनसांख्यिकीय आंकड़े यानी डेमोग्राफिक्स देख लेते हैं। यहाँ का जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी 731 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट 72.01% है। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो भी नोट कर लें, 861 है। और संस्कृति में हमने काली सिंह बाबा और नाग बाबा मंदिरों में होली दिवाली की बात की ही थी। तो श्रोताओं, अब हम पूरे जिले की एक मास्टर समरी यानी कंप्लीट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैं तैयार हूँ। बागपत का ओडीओपी है होम फर्निशिंग। नदियां हैं यमुना और हिंडन। प्राचीन नाम व्याघ्रप्रस्थ और वारणावत। उद्योग ने गन्ने की मिलें और बड़ौत का रिमधुरा। व्यक्तित्व में चौधरी चरण सिंह और शूटर दादियां। और प्रमुख संस्थान CCS पशु स्वास्थ्य संस्थान और IAF चांदीनगर। अंत में मैं छात्रों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचकर देखिए, जो जमीन कभी पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांवों में से एक थी, आज वो अपनी हथकरघा कला, गन्ने की मिठास और गरुड़ कमांडो के बेस के साथ भारत के सबसे रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक बन गई है। भूगोल और इतिहास का ऐसा तालमेल आपको और कहाँ मिलेगा? इस वीडियो से इतना ही। धन्यवाद।